बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ शकुंतला और पत्नी सीता और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भोला। रामू बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थीं, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे बीज थे और न ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए रामू को ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी रामू अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ धनराज था। सेठ धनराज बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थीं और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। रामू की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ रामू, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटेंगे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। रामू भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी हरिया ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और उस सेठ ने हरिया का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया और ब्याज न चुका पाने के कारण उस धनराज ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। देखो रामू, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई उपाय निकाल सकें। सही कह रहे हो सामलाल, एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई राहत मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। सीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। सीता, मैंने सेठ धनराज से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ धनराज बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ धनराज से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ धनराज के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दें। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रामू ने सेठ धनराज से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ रामू, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है?
सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई रामू, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। रामू उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। सीता सेठ धनराज ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो सीता, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ हैं। सीता, यह लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा और इसमें जो खाना है वह तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही रामू खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में रामू की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण रामू की काफी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा ही रही थीं। देखो सीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ धनराज का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस कर कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। रामू ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब रामू को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। सीता, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आएं। दोनों सेठ धनराज के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए, आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम यह जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। देखो रामू, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ धनराज जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। सीता और राम निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। ये बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए।
यह सेठ धनराज अपने आप को समझता क्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना एक दिन यह सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि रामू की जमीन उस सेठ धनराज से कैसे छुड़वाएं। वह सेठ तो यह जिद करके बैठा है कि रामू 20% ब्याज और ज्यादा देगा तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ धनराज से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ धनराज प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ धनराज के पास पहुंच जाते हैं। सेठ धनराज जी, आपने रामू की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको रामू ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि रामू ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? रामू ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते रामू की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप रामू की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर रामू की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ धनराज थोड़ा घबरा जाता है। अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस रामू की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर ही देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है। इस घटना ने रामू को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। रामू और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान रामू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।